Episode 370. गिरे हुए दुश्मन पर वार करना बुज़दिली है, मगर जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। वसीम और सफ़ीर ने उन तीनों पर ठोकरें बरसाना शुरू कर दी। साथ ही साथ वो दोनों बाकी तीनों जो खड़े थे उनके हमलों से भी खुद को बचा रहे थे। उस वक्त सफ़ीर का चेहरा कुछ ऐसा हो रहा था कि देखने वाला खौफजदा हो जाता। डंडे की ज़रब ने सर पर जख्म बना दिया था, जिससे निकलने वाला खून चेहरे पर लकीरें बना गया था। लेकिन सफ़ीर को खून की कोई परवाह न थी। वो उसी दमखम से मुकाबले में डटा हुआ था। हम भी पूरी तरह मसरूफ़ थे। अब मुझे और वसीम को सहतरफा वार करने पड़ रहे थे। कभी हम पैरों का इस्तेमाल करते तो कभी घूंसों का। हम थक चुके थे और मुकाबिल के घूंसों और लातों की चोट का असर भी महसूस कर रहे थे। जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था, मगर यह जिंदगी और मौत का सवाल था। इसीलिए हम तीनों पूरी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे। मैंने देखा कि एक शख्स ने सफ़ीर को ज़मीन पर गिरा दिया है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो तो पहले ही सर पर पड़ने वाली ज़रब से जख्मी था, इसलिए कुछ कमज़ोर पड़ रहा था। उसे बचाने के लिए मैं अपनी जगह से उछला और सीधा उस दुश्मन पर जा पड़ा जो उसके सीने पर सवार था। मेरी खड़ी लात खाकर वो दूर जा गिरा और उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने सामने से एक और लात मारी। मेरी लात उसकी पीठ पर पड़ी। लात ऐसी ज़बरदस्त चली थी कि वो खड़ा न रह सका और चीखते हुए बैठता चला गया। उसकी चीख में कर्क था। अब वो बिन पानी की मछली बन चुका था। मैंने लात पर इक्तफा न किया और पैर दर पे कई घूंसे भी मारे। इसका नतीजा जल्द सामने आ गया। वो बेहोश होकर लंबा लेट गया। अब हम तीनों के मुकाबले में 5 आदमी थे। खेल लंबा हो रहा है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तभी मेरी नज़र सफ़ीर पर पड़ी। वो फिर 2 आदमियों में घिर चुका था। दुश्मनों ने ताड़ लिया था कि वो जख्मी हो चुका है और उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए लगातार पिट रहा है। मैंने अपने मुकाबिल की नाक पर एक जोरदार घूंसा मारा और लंबी छलांग लगाकर सफ़ीर के करीब पहुंचा। फिर दाहिने पैर पर वजन डालकर बाएं पैर को सीधा किया और फिरकी की तरह घूम गया। इसका नतीजा यह निकला कि जिसके बदन पर लात पड़ी वो उछलकर वसीम के मुकाबिल जा गिरा। वसीम ने लगे हाथों उसे भी समेट लिया और एक साथ 2 लातें रसीद कर दी। सफ़ीर जो जमीन पर गिर चुका था उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र वहीं पड़े पिस्तौल पर गई और उसने उसे फुर्ती से उठा लिया। वो पिस्तौल उठाकर खड़ा होना चाहता था और अभी 75 डिग्री का जाविया बना रहा था कि उसी वक्त उसकी कमर पर एक कवी हैकल शख्स की गुर्ज जैसी लात पड़ी। वो फिर से ज़मीं बोस हो गया। उसे पिटते देखकर शमशाद को ताव आ गया और उसने दोबारा उछाल भरी और उसी शख्स पर जा पड़ा जिसने सफ़ीर पर हमला किया था। उसने साथ ही साथ उस शख्स के जबड़े पर पूरी कुव्वत से घूंसा मारा था। घूंसा इतना शदीद था कि वो लड़खड़ाकर सफ़ीर पर जा गिरा। सफ़ीर ने हाथ उठा दिया और गोली दाग दी। फायर इतने नज़दीक से हुआ और नतीजा भी खातिर खा निकला कि उस शख्स की खोपड़ी के परखचे उड़ गए और उसका दिमाग दूर दूर तक बिखर गया। गोली की आवाज़ें सबको चौंका दिया। लड़ाई रुक गई थी कि सफ़ीर ने दूसरे शख्स का निशाना लिया। उसने पिस्तौल की नाल अपनी तरफ आते देखकर अजीब हरकत की। वो फुर्ती से ज़मीन पर गिरा और फिसलने के अंदाज में ज़मीन पर लोट लगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अगर सफ़ीर चाहता तो उसे निशाना बना सकता था, लेकिन वो उसे देखता रह गया और वो बंद कमरे से बासानी बाहर निकल गया। साफ ज़ाहिर था कि उसे बाहर निकलने का चांस खुद सफ़ीर ने दिया था। अब वहाँ सिर्फ 3 आदमी बचे थे जो सख्ते के आलम में खड़े थे। सफ़ीर ने उनको निशाना बनाने के लिए पिस्तौल सीधा किया। पिस्तौल की नाल अपनी तरफ उठते देखकर वो तेजी से गलियारे में दौड़ गए। कमरा बिल्कुल खाली हो गया। खस कम जहां पाक, मगर असल मुजरिम तो हाथ आया नहीं। अब क्या किया जाए? वसीम ने कहा। करना क्या है, अब्दुल्ला को तलाश करते हैं, लेकिन यह भी ख्याल रहे कि फरार होने वाले नई कुमक लेकर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। भागने वाले लौट कर नहीं आते, इसलिए कि उनके लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो सब सड़क छाप है। ऐसे लोग खामखा अपनी जान को खतरे में नहीं डालते। जिन्होंने उन्हें बुलाया होगा ये उनसे कोई बहाना करके अपनी रकम खरी कर लेंगे। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। हम सब सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते रुककर सफ़ीर ने कहा, वो जो बेहोश पड़े हैं उन्हें कहीं यूं ही छोड़ दिया जाए? तो फिर क्या उनका अचार डालेंगे? बेवकूफ़ आदमी, वो किराए के टट्टू हैं। हम अब्दुल्ला की तलाश में आए हैं, उसे तलाश करो। बाहर हमारे आदमी पहले से मौजूद हैं। जो लोग अफरा तफरी में निकले होंगे वो उनकी नज़रों से बच नहीं पाएंगे। उन्हें उन लोगों ने संभाल लिया होगा। शहबाज साहब ठीक कह रहे हैं। वसीम बोला। हम अब्दुल्ला को बाजियाब कराने आए हैं। उसे ढूंढे, ना कि गौर फिक्र की किताब खोल के बैठ जाए। चलो एक एक करके सब कमरों की तलाशी लेते हैं। वसीम ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस शख्स ने अब्दुल्ला को अगवा किया है वो भी कोई अहम बंदा है और उसे तलाश करना ज़रूरी है। उस औरत को भी तलाश करना है जिसके बारे में बताया गया है कि वो मुर्शिद को दोबारा से मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करी है। पर वो औरत यहाँ कहाँ होगी? उसके घर का पता तो कुछ और बताया गया है। वसीम ने कहा। इसके बाद उसे ढूंढना है। वो जब तक नहीं मिलेगी असल बात खुलकर सामने नहीं आएगी कि ये लोग कौन हैं, क्यों मुर्शिद का साथ दे रहे हैं। चलो। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। एक के बाद एक कमरों में झांक कर हम देख रहे थे, लेकिन हैरत की बात थी कि कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा था। पूरा बंगला खाली पड़ा था, जबकि 2 आदमी मेरे सामने अंदर की तरफ भागे थे। अब्दुल्ला को भी उसी बंगले में लाया गया था। इतने सारे लोग अंदर आए, लेकिन अब कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सब गए कहाँ? यकीनन यहाँ कोई ऐसी खुफिया जगह है जहाँ वो लोग छुप कर बैठ गए हैं।
میں اسی نقطے پر غور کر رہا تھا کہ لیپ ٹاپ کا خیال آیا۔ میں نے وسیم سے کہا کسی کو باہر بھیج کر لیپ ٹاپ منگوا لو۔ وسیم نے ایک بندے کو اشارہ کیا، وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ اب کمرے میں ہم 4 آدمی بچ گئے تھے، سفیر، وسیم، شمشاد کا ایک ساتھی اور میں۔ کچھ ہی دیر میں وسیم کا آدمی لیپ ٹاپ اٹھا کر آ گیا۔ میں نے اسے لیپ ٹاپ لیا اور آن کر دیا۔ ونڈو کھلی تھی کہ میں نے وسیم کا بتایا ہوا نمبر انٹر کیا۔ اسکرین پر نقشہ ابھر آیا۔ نقشے میں سرخ دائرہ نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ والی جپ فائنڈ ہو گئی تھی۔ ہم جس جگہ کھڑے تھے اس سے 40 میٹر دور عبداللہ تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں سفیر کو دیکھا۔ بنگلے کی دیوار 15-16 میٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن عبداللہ کی دوری 40 میٹر بتا رہی ہے۔ کیا اس دیوار سے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وسیم نے جھک کر اسکرین دیکھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبداللہ سے اس آواز نے کہا تھا کہ یہ بنگلہ جتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس سے کہیں بڑا ہے، گویا عقب والی عمارت بھی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو پھر انتظار کیسا؟ ہم اس خفیہ دروازے کو ڈھونڈتے ہیں نا۔ وسیم نے کہا۔ ہم سب دیواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ڈھونڈنے لگے کہ شاید کوئی کلو مل جائے۔ نیچے کے تمام کمروں کو بھی چیک کر لیا گیا، ایک ایک دیوار کو ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، مگر ایسا کچھ نظر نہ آیا۔ یہی کمرے آخری سرے پر ہیں اور عبداللہ بھی نزدیک ہے، لیکن اس تک پہنچا کیسے جائے؟ سفیر نے کہا۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، تبھی وسیم بولا، عام طور پر لوگ جب بلڈنگ بناتے ہیں تو دوسری عمارت کی دیوار سے کچھ ہٹ کر دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ ایک بار لان میں نکل کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس عمارت کے پیچھے کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہو اور دروازہ باہر کی دیواریں بنایا گیا ہو۔ واقعی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ میں نے باہر والے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ دروازے کے بیچوں بیچ ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشن تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانٹے سے چھپا رکھا تھا۔ وہ للکارنے والے انداز میں بولا، تم سب چاروں طرف سے گھر چکے ہو، اپنے اپنے ہاتھ سر پر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ، منہ دیوار کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم سب چونک پڑے۔ اس نے پھر وارننگ دی، سر اٹھا کر روشن دان کی طرف دیکھو، تم لوگ ہر طرف سے نشانے پر ہو۔ میں نے اوپر نظر ڈالی تو سکتے میں رہ گیا۔ کمرے میں 4 روشن دان تھے اور ہر روشن دان سے نال باہر جھانک رہی تھی۔ اب تسلی ہو گئی؟ اگر اب بھی نہیں ہوئی تو فائر کر کے یقین دلاؤں، مگر اس میں تمہارا ایک آدمی جان سے جائے گا۔ اس نقاب پوش نے کہا، اگر میں سر پر ہاتھ نہ رکھ کر کمر پر رکھ لوں تو کیا تم پھر بھی گولی مار دو گے؟ وسیم نے مزاحیہ انداز میں کہا، مسٹر، یہ لاسٹ وارننگ ہے، کسی نے کوئی غلط حرکت کی اور اوپر سے گولیاں برسی، اس لیے تعاون کرو، میں خود اندر آ رہا ہوں تاکہ تلاشی لے سکوں، اس سے پہلے جس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ نکال کر زمین پر رکھ دے۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے انہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی شہباز ہوں، یہ سیدھے مجھے گولی مار دیں گے۔ شیر جب شکاری کے جال میں پھنستا ہے تو چوہا بن جاتا ہے۔ میں بھی اس وقت چوہا بنا ہوا تھا، تبھی وہ اندر آیا۔ وہ آگ برساتی نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ اس نے چہرہ چھپا کر سمجھا تھا کہ میں اسے پہچان نہیں سکوں گا، حالانکہ اس کے نزدیک آتے میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ کیسے آ گیا۔ اس نے مجھے سڑک چھاپ گنڈا سمجھا تھا، تبھی تو روک جمانے آیا تھا۔ اسے شاید علم نہیں تھا کہ میں اپنے شکار کو کبھی بھولتا نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ جس آدمی کی جسم پر پڑتے ہیں، جہاں پڑتے ہیں وہاں کا گداز پن، نشیب و فراز میرے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ شمشاد نے اس گارڈ کو جب بے ہوش کیا تھا تو میں ایک نظر اسے دیکھنے نزدیک گیا تھا اور اس کی تلاشی لی تھی، تبھی تو میں نے اس کے جسم کی بناوٹ سے اسے پہچان لیا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ شاید شمشاد کا ہاتھ ہلکا پڑا تھا یا وہ کچھ زیادہ ہی سخت جان تھا، اس لیے دوبارہ آ گیا تھا اور اسلحے کے زور پر اکڑ رہا تھا، تیزی دکھا رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تیز میرے ساتھی تھے۔ جیسے وہ سفیر کے نزدیک پہنچا، سفیر نے اچھل کر اس کے ہاتھ پہ کک ماری، کلاشن چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی تھی۔ روشن دان سے انگارے برس سکتے تھے، مگر اب سوچنے کی فکر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وسیم نے بھی سفیر کی تقلید کی اور لڑکھڑاتے ہوئے اس بھگوڑے کی کمر پہ لات ماری۔ اسی کے ساتھ شمشاد نے بھی اس کی چیخ گونجی۔ وہ لڑکھڑاتا وہ شمشاد کے ساتھی کی طرف گیا تھا کہ اس نے بھی کک چلا دی۔ وہ دوبارہ سے میری طرف آیا۔ میں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا، اس کی کمر پہ لات ماری۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا اور پھر سے سفیر کی طرف چلا گیا۔ وہ پہلی مستعد تھا، اس نے گھٹنے کی قوت آزمائی۔ سفیر نے اس کے پیٹ پر وار کیا، وہ پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس مارکے کے دوران بھی میری توجہ روشن دان کی طرف تھی، اس سے جھانکتی نالوں کی طرف تھی۔ میں منتظر تھا کہ ادھر سے کب فائر آتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ بیرل میں ذرا بھی ارتعاش پیدا نہیں ہوا تھا، ہلکی سی حرکت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے فٹ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کیسے نشانچی ہیں جو اپنے ساتھی کی مدد بھی نہیں کر رہے؟ میں نے سوچا باہر جا کر روشن دان پر بیٹھے بندوں کو دیکھوں۔ باہر آ کر گربا پا چلتا ہوا میں بنگلے کے عقب میں پہنچا۔ روشن دان اسی طرف کھل رہے تھے۔ عقب میں پہنچتے میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اندر بے ہوش شخص پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ اس نے غضب کی چالاکی دکھائی تھی۔ اس نے چاروں روشن دان میں رائفلز ٹکا کر یہ پوز دیا تھا کہ باہر بہت سارے لوگ ہیں، جبکہ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اندر واپس آ کر میں نے کہا، اس بے ہوش کو باندھ کر ایک طرف ڈال دو اور چلو، عقب میں گلی نظر آئی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ختم ہو رہی ہے۔ وسیم نے فوراً ایک بیڈ کی چادر اتاری اور اسے درمیان سے پھاڑ کر پٹیاں سی بنا لی اور اس بندے کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم سب باہر آ گئے۔ اس کام سے فرصت پا کر ہم سب باہر آ گئے۔ ہم بنگلے کے عقب میں پہنچے۔ 2 عمارتوں کے درمیان ایک گلی سی موجود تھی، لیکن دیوار میں کوئی در نہ تھا۔
ये देखकर वसीम बोला, अब ऐसा करते हैं, दीवार को गिरा कर देखते हैं कि इसके पीछे तो कोई दरवाज़ा नहीं है। मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र डाली। उधर देखो, अब्दुल्ला की जेब में जो चिप है उसके सिग्नल दीवार के पीछे से आ रहे हैं, यानी वो उधर मौजूद है। इसका साफ मतलब है कि दीवार की दूसरी जानिब जो बंगला है उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है। सफ़ीर बोला, बात तो सही है, वो दाखिल इस बंगले में हुआ और अब सिग्नल उधर से आ रहे हैं, तो उसे किसी खुफिया दरवाजे से उधर पहुंचा दिया गया है। इसीलिए हमें नए सिरे से उस दरवाजे को ढूंढना पड़ेगा। हर कमरे की दीवार को ठोंक बजाकर देख तो लिया, किसी कमरे की दीवार में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिसे कहा जा सकता है कि वहां कोई दरवाजा है। वसीम बोला, मेरा ख्याल है हम गलत रुख पर सोच रहे हैं, दीवारों में तलाश कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि रास्ता सुरंग में हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलो अब कमरे की जमीन को भी चेक कर लें, इसलिए कि अब्दुल्ला को कमरे में लाया गया फिर उसे आगे ले जाया गया। इसका कहने का मतलब यह है कि सुरंग अगर है तो किसी तहखाने से है। वसीम बोला और मुड़ गया। हम सब वापस आए और कारपेट उलट कर ड्राइंग रूम के फर्श का मुआयना करने लगे। उस फर्श में ऐसा कुछ ना मिला। उसके बाद दूसरे और फिर तीसरे कमरे के फर्श को देखा, लेकिन नाकामी मुकद्दर रही। फिर हम सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों के नीचे के हिस्से को दीवार उठाकर छोटे कमरे की शक्ल दी गई थी। ऐसी जगह पानी चढ़ाने की मोटर के लिए मौजू समझी जाती है। पहले मैंने भी यही समझा, इसलिए उस तरफ तवज्जो ना दी। इस बार मैंने सीधे जाकर उस छोटे से दरवाजे को खोलने के लिए दबाव डाला। दरवाजा बंद नहीं था, खुलता चला गया। उस कमरे के दरमियान फर्श से रोशनी फूट रही थी। अंदर झांकते सीढ़ियां नजर आ गईं। लगता था कि बाद में जो दो आदमी मैदान छोड़कर भागे थे उन्होंने जल्दबाजी में फर्श में बना दरवाजा बंद नहीं किया था। मैंने आगे बढ़कर देखा, सीढ़ियां से नीचे जा रही थी। शमशाद ने सरगोशी की, अब क्या करना है? नीचे उतरना है, लेकिन एहतियात से। पहले मैं उतरूंगा, नीचे जाकर मैं सफीर के मोबाइल पर मिस कॉल दूंगा, तब एक दूसरे से फासला रखकर आप सब भी नीचे उतरेंगे। उन्हें हिदायत देकर मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा। मेरी नजरें उस दरवाजे पर लगी थी जो नीचे सीढ़ियों के अख्तिताम पर था। उस दरवाजे से रोशनी अंदर तक आ रही थी। यकीनन उसके बाद दूसरी तरफ वाला बंगला था। आधी सीढ़ियां तय करने के बाद मैंने मिस कॉल दे दी। सामने वाला दरवाजा खुला था और उससे बाहर आने वाली रोशनी अंदर तक आ रही थी। मैं उसी रोशनी को देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे उतरा। उस दरवाजे में दाखिल होने से पहले मैंने ऊपर की तरफ देखा। सफीर और उसके पीछे वसीम आ रहे थे। मैंने दबे कदमों चलते हुए उधर देखा। वो कमरा बिल्कुल खाली था। फिर भी मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। मुझे सफीर के आने का इंतजार था। अभी मैं अंदर झांक ही रहा था कि आवाज आई, खबरदार, हाथ ऊपर उठा दो। मैंने झांक कर देखा, वो गार्ड की वर्दी में था। उसके हाथ में स्टैन गन थी। मैंने मुड़कर सफीर की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसी वक्त अंदर से फिर आवाज आई, सुना नहीं? क्या कहा है मैंने? मैं समझ गया कि वो अंधेरे में तीर चला रहा है। उसे मुतल्लिक दिखाई नहीं दिया है कि मैं किस तरफ खड़ा हूँ। मैं दीवार से चिपक कर खड़ा था और उसके नजदीक आने का इंतजार कर रहा था। वो दबे कदमों मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने स्टैन गन को इस तरह थाम रखा था जैसे अभी फायर कर देगा। उसके बढ़ते कदम बता रहे थे कि वो अंदाजे से आगे आ रहा है। यानी उसे अभी तक यकीन नहीं था कि इस जगह को छुपा हुआ है। शायद उसे हुक्म दिया गया होगा कि अंदर आने वाले को रोके। इसका मतलब था कि यहाँ भी खुफिया कैमरा लगा हुआ है जिसने मुझे देख लिया है। मैं मजीद होशियार हो गया और दीवार से बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया। सफीर भी होशियार था। नौवारिद आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल करीब आ गया। जैसे वो नजदीक पहुंचा, मैंने उसकी गन पर हाथ डाल दिया और उसे ऐसा झटका दिया कि वो मुंह के बल गिरा। गन अब मेरे हाथ में आ गई। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि सफीर ने उसको छाप लिया। वो उसकी जकड़ से निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा। इतनी देर में वसीम भी नजदीक आ गया। उसने गार्ड की गर्दन पर पैर रखकर दबाया। गार्ड का चेहरा सुर्ख हो गया। शायद उसकी सांस रुकने लगी थी। सफीर ने उसके दोनों हाथ पुष्ट पर रखकर कहा, अब अगर हाथ पैर चलाए ना तो गर्दन दब जाएगी। अगर मरना नहीं चाहते तो खामोश हो जाओ। उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। सफीर ने वहीं पड़े इलेक्ट्रिक तार के टोकरे की तरफ इशारा करके मुझसे कहा, वो तार उठाना। मैंने आगे बढ़कर तार उठा लिया। उस तार से सफीर ने उसको बांधा और फिर सीधा होकर बोला, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलो। मैंने दूसरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया था कि वसीम ने उसकी शर्ट को झटके से खींचा। शर्ट फटकर उसके हाथ में आ गई। उसने एक और झटका दिया। फटने वाला टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। उस टुकड़े को गोल करके उसने गार्ड के मुंह में ठूंस दिया। अब ये शोर करने के काबिल नहीं रहेगा और यहीं आराम करेगा। हम आगे बढ़े और दरवाजे को पार किया तो सामने ही एक और दरवाजा नजर आया। मैंने उस दरवाजे को भी पार किया। उधर गलियारा नजर आया। उस कमरे का जायजा लेने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई। गलियारा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। सामने ही कैमरा नजर आ रहा था। मैंने गन सीधा की और कैमरे का निशाना ले लिया। गोली की आवाज कमरे में गूंज कर रह गई। कैमरा बंद होने से हम उन्हें नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम गलियारे में पहुंच चुके हैं। इसीलिए मैंने अगला कदम नहायत एहतियात से उठाया और बिल्ली की चाल चलते हुए गलियारे में दाखिल हुआ। गलियारे के आखिरी सिरे पर एक और दरवाजा था। उसे पार करते मैंने खुद को एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पाया। उस कमरे में भी कोई ना था। सफीर ने कमर में अड़से हुए उस रिवॉल्वर को निकालकर हाथ में ले लिया जिससे उसने एक का भेजा उड़ाया था। वसीम भी हथियार बदस्त था। हम तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि कमरे में एक आवाज गूंजी, वेलकम। मुझे पूरी उम्मीद थी कि शहबाज अपने साथी को छुड़ाने जरूर आएगा।
जब मेरे आने की उम्मीद थी तो तुम छुप कर क्यों बैठे हो? सामने आओ ताकि मैं देख सकूं तुम हो कैसे। ज़रूर, मैं सामने ज़रूर आऊँगा, लेकिन क्या करूँ कि मेरी एक आदत है, मैं फ़ौरन किसी से नहीं मिलता, क्योंकि सांप को हाथ में उठाने से पहले मैं उसके जहरीले दांत तोड़ दिया करता हूँ। तो फिर देर कैसी, सामने आ जाओ ताकि मैं भी तो देखूँ तुम में कितना जहर है। बस एक कदम आगे बढ़ो, सामने वाले दरवाजे से दाखिल होते हुए मेरे सामने पहुंच जाओगे। शाबाश, आगे बढ़ो। मैंने खुद आगे बढ़ने से पहले सफ़ीर को आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उस पर किसी ने डंडा चलाया। सफ़ीर पहले से होशियार था, इसलिए डंडा चलाने वाले ने मुंह की खाई। सफ़ीर फुर्ती से आगे बढ़ गया था, इसलिए डंडा हवा में लहरा के रह गया। इससे पहले कि वो दूसरा वार करता, मैंने हाथ बढ़ाकर डंडे वाले को अपनी तरफ खींच लिया। वसीम ने उसे मजीद आगे खींच कर जमीन पर गिरा दिया और उसके सर पर बूट की ठोकर मारी। वो तिलमिला गया। वसीम ने उसे मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ ठोकरें मारनी शुरू कर दी। मैंने उसे वसीम के पास छोड़ा और खुद अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे में सिर्फ एक आदमी था, जिसने अपने हाथों में एक छोटा सा माइक संभाल रखा था। वो इस वक्त बिल्कुल खामोश था। शायद उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। उसके पीछे जमीन पर अब्दुल्ला बेहोशी की हालत में पड़ा था। हाँ भाई, तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे? लो, मैं आ गया। आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। मुझे रोकेगा कौन? तुम? हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा। आज मुर्शिद भी खुशी से फूले नहीं समाएगा। अभी उसने जुमला पूरा भी ना किया था कि वो उछलकर आके गिरा। ऐसा हुआ कैसे? मैं भी हैरान खड़ा सोच ही रहा था कि अब्दुल्ला उठ खड़ा हुआ। उसे खड़ा देखकर मैंने समझ लिया कि अब्दुल्ला ने उसे हाथ दिखा दिया है। उसने उठकर बैठते ही पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया था। गिरने वाला अभी उठने ही वाला था कि अंदर दाखिल हो रहे सफ़ीर ने उसके सर पे ठोकर मारी। वो उठते उठते फिर गिर पड़ा। गिरते हुए उसने कहा, इस खुशहमी में मत रहना कि तुम मुझ पर काबू पालोगे। हमारी छोड़ो, अपनी खैर मनाओ। मैंने उसके गले पर पैर रख दिया। अभी मैंने पूरा जोर भी न डाला था कि मेरी पिंडली में सुई सी चुभी। ये ऐसा वार था कि ना चाहते हुए भी मैं उछल सा गया और उसे उठने का मौका मिल गया। वो जंप लगाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में सुई जैसी कोई चीज़ थी जिससे उसने मेरी पिंडली को जख्मी किया था। मैं अपनी पिंडली की तरफ देख ही रहा था कि वो खड़ा हो गया। उसने खड़े होने में ऐसी फुर्ती दिखाई जिससे पता चल गया कि यह बंदा ट्रेंड है। उसने उछाल भरी और दीवार के नजदीक पहुंच गया। वसीम जो उसके सबसे करीब था, उसने उसे लपेटकर फिर से उछाल भरी। उसने जिस अंदाज में वसीम को पकड़ा वो नहायत खतरनाक था। उसने दाहिने बाजू को वसीम के गले में फंसा दिया। वसीम बिल्कुल बेबस हो गया। अगर जोर लगाता तो उसका गला दबने लगता। सफ़ीर के हाथ में पिस्तौल था, लेकिन वो फायर नहीं कर सकता था। उस शख्स की एक एक हरकत बता रही थी कि वो लड़ाई भिड़ाई का वसी तजुर्बा रखता है। इस तरह की अपनी पोजीशन रखी थी उसने कि सफ़ीर और मैं पिस्तौल रखते हुए भी लाचार थे। उसने मेरी लाचारी को महसूस किया और हिटलाते हुए बोला, चलाओ गोली, खामोश क्यों खड़े हो? मौके की तलाश में है, मैंने जवाब दिया। उसकी नज़रें हम दोनों पर टिकी हुई थीं। सामने वसीम था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने दाहिने पैर को आगे बढ़ाकर वसीम के पिस्तौल को करीब करना चाहा। इस कोशिश में वो ज़रा सा झुका था कि मैंने तिरछे होकर फायर करना चाहा। उसी वक्त खट की आवाज़ उभरी और उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। ये काम दिखाया था शमशाद ने। पता नहीं वो कब अंदर आया और हाथ में पकड़े रॉड को उसके सर पे बजा दिया। उसने इसी पर बस नहीं किया, दोबारा एक और वार किया। वसीम को मौका मिल गया। उसने झटका देकर खुद को छुड़ाया और गुस्से में उस पर ठुड्डों की बारिश कर दी। इस हालत में वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वसीम के ठुड्डे और शमशाद के डंडे ने उसे मजबूर कर दिया। लगातार पड़ने वाली ज़रबों ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वो बेहोश हो गया। इधर उधर तलाश करो, कोई रस्सी कोई तार मिले तो उसे लेकर आओ, इसे बांधना ज़रूरी है, मैंने कहा। तो सफ़ीर और वसीम दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। कि आमतौर पर काट कबाड़ सीढ़ियों के नीचे रखा जाता है। अब्दुल्ला जो अभी तक ज़मीन पर अपना सर पकड़े बैठा था, खड़े होते हुए बोला, पता नहीं इस कमबख्त ने कौन सी दवा इंजेक्ट की थी जिसने जिस्म की क़ुव्वत तक सल्ब कर ली है। उसी वक्त सफ़ीर कमरे में आया। उसके हाथ में मोटा इलेक्ट्रिक वायर था। तार मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये छोटा है लेकिन काम चल जाएगा, हाथ पुष्ट पर कर बांध दें। मैंने उसके दोनों हाथ पुष्ट पर करके बांध दिए ताकि वो होश में आने के बाद कोई फड्डा खड़ा ना करते। यहाँ कुल कितने आदमी थे? मैंने अब्दुल्ला से पूछा। इसके अलावा सिर्फ 2 आदमियों को मैंने देखा, जबकि पहले वाले कमरे में 4-5 बंदे थे जो वहीं रुक गए थे। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बंदे यहाँ नहीं हैं। 2 बंदों को तो हमने बराबर वाले कमरे में अंटागाफिल कर दिया है, वसीम बोला। अंदर आते हुए मैंने एक ही बंदे को उस कमरे में बेहोश पड़े देखा, शमशाद ने कहा। दूसरा उस कमरे में है, मैंने कहा। देखो कहीं से पानी मिल सकता है या नहीं, इसे होश में लाना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला ने एक तरफ इशारा किया, उस जानिब किचन है। मेरे पानी मांगने पर उसी कमरे से गार्ड ने पानी ला कर दिया था। वसीम किचन में चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में जग था। मैंने जग उसके हाथ से लेकर चुल्लू में पानी उठाया और उस बंदे के चेहरे पर छींटे मारे। कई बार की कोशिश के बाद उसने आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलते देखकर वसीम ने कहा, उठ जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, हमें वापस भी जाना है। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ इतना मालूम करना है, इसलिए कि तुम्हारे बाजू पर मैंने सवास्तिक का टैटू देख लिया है। वो चुपचाप बैठा रहा। मैंने फिर कहा, तुम्हारी हकीकत क्या है? ये मैं बाद में भी मालूम कर लूँगा, फिलहाल ये बताओ
کہ مرشد کہاں ہے؟ ٹیٹو دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سا غصہ ابھر آیا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی بڑا کھیل کھیلنے کے لیے وطن عزیز میں داخل ہوا ہے۔ ایسے کسی شخص پر میں رحم کر ہی نہیں سکتا تھا جو میرے وطن کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ پھر بھی میں خود کو سنبھالے رہا۔ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ تم نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنی بڑی گوٹ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں بتا دوں گا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کبھی نہیں۔ وہ کہاں ہے اس کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں۔ مجھے مار دو گے تو اسے حاصل کیسے کرو گے؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ ابھی بتائے گا تو تیرا باپ بھی۔ وسیم نے اس کی کمر پر لات ماری۔ اسی وقت سفیر نے اچھل کر اس کے پیروں کی انگلیوں پر جوتا رکھ کر مسل دیا۔ میں کو سڑک چھاپ بونڈا نہیں جو ایک دو تماچے پڑتے فر بولنے لگے۔ وہ اپنے پیر کو پکڑ کر بولا، اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس اذیت کو کبھی برداشت نہ کر پاتا۔ تمہارے بازو پر سواستک کا نشان دیکھنے کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں بچی ہے۔ تو میں تمہاری ہمدردی مانگ کب رہا ہوں؟ اسے میں اپنے طور پر سمجھاتا ہوں۔ سفیر نے پستول نکال لیا۔ لاؤ پستول مجھے دو۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سفیر نے پستول مجھے تھما دیا۔ ہاں اب بولو۔ میں نے اس کے پیر پر فائر کیا۔ اس کے پیر سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا مگر اکڑ کم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں بتاؤں گا۔ اس بار میں تمہارے بازو پر فائر کروں گا، جلدی بولو۔ نہیں بتاؤں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخا۔ لو اپنے ہاتھ سے بھی محروم ہو جاؤ۔ میں نے اس کے دائیں بازو پر فائر کیا۔ بول دے بھائی، کیوں اپنی جان کا دشمن بن رہا ہے؟ اسے صرف مرشد سے مطلب ہے، اس کی تجھ سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، پھر تو کیوں اپنی جان کا دشمن بن رہا ہے؟ وسیم نے کہا، لے تیرا دوسرا ہاتھ بھی گیا۔ میں نے اس کے بائیں بازو پر گولی چلا دی۔ وہ واقعی فولادی اعصاب کا مالک تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ اب بھی بول دے، وقت ہے، ورنہ اس بار میں تیری پسلی میں گولی ماروں گا۔ بتاتا ہوں، اس نے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ وہ اب خانقاہ میں نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ شہر والے بنگلے میں۔ شہر والا بنگلہ کہاں ہے یہ مجھے معلوم تھا، اس لیے میں نے کہا، اگر میں چاہوں تو تجھے ختم کر دوں، مگر میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تو اسے سک سے سک کر مرے گا، یہی تیرا انعام ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے پیر کے قریب گولی چلا دی اور باہر کی طرف گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا لیکن اس کی آہوزاری سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے سفیر سے کہا، اب باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرو، ہم نے کافی وقت برباد کر لیا ہے۔ ہمارے بندے تو اس گیٹ پر ہوں گے، اگر ہم اس بنگلے کے گیٹ سے نکلے تو کافی لمبا چکر کاٹ کر ادھر جانا ہوگا۔ ادھر والے بنگلے سے باہر نکلے تو کوئی پریشانی گلے پڑ سکتی ہے، اس لیے کہ ہم کافی دیر سے اندر ہیں، باہر کی کوئی خیر خبر نہیں۔ اندر اتنی گولیاں چلی ہیں، دھماکے کی آواز تک باہر گئی ہوگی، اس لیے رسک لینا مناسب نہیں ہے۔ اسی بنگلے کے گیٹ سے باہر نکلو۔ اور جو اندر دو بندے بے ہوش ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ دونوں کرائے کے ٹٹو ہیں، اسی طرح خالی گھر میں پڑے رہیں۔ جب اس بندے کی لاش سڑے گی تو بدبو پھیلے گی، کوئی نہ کوئی پولیس کو اطلاع دے دے گا، پولیس آئے گی تو انہیں بھی رہائی مل جائے گی، ان کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ بندھے پڑے رہیں۔ میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا جو باہر کھلتا تھا۔ اس دروازے کو کھولتے ہی سامنے بڑا سا لان نظر آیا، اسے پار کر کے ہم گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ مقفل تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہو کہ بنگلہ خالی ہے۔ پہلے دیوار پھلانگ کر میں باہر نکلا، پوری گلی سنسان پڑی تھی، ایک ایک کر کے سب باہر آ گئے۔ ہم سب ٹہلنے کے انداز میں گلی کے موڑوں کی طرف چلنے لگے۔ اس گلی میں 6 بنگلے تھے اور کسی بھی بنگلے کا گیٹ نہیں کھلا تھا۔ گھوم کر جب ہم اپنی گاڑیوں تک پہنچے تو پہرے پر مستعد افراد اپنی جگہ پر موجود تھے۔ کوئی نئی بات، کوئی ہلچل؟ جی نہیں، اتنی دیر میں صرف ایک بنگلے میں سے ایک کار آئی ہے، کوئی بنگلے سے باہر نکلا نہیں، عجیب لوگ ہیں یہاں کے۔ ایک پہرے دار نے کہا۔ ہم لوگ بھی اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ اس وقت بھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت امنڈ رہی تھی جسے ہم اذیتیں دے کر مرتا ہوا چھوڑ آئے تھے۔ سواستک کا نشان بتا چکا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نشان کٹر ہندو ہی اپنے جسم پر کھدواتے ہیں، مسلمان تو اسے ناپاک نشان سمجھتے ہیں۔ وہاں سے ہم سیدھے اپنے بنگلے پر آ گئے۔ ہمارے اندازے سے پہلے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ اگلے دن کے اخبارات نے شہ سرخیاں لگائی تھیں، سب کا خیال تھا کہ اتنی بڑی واردات کسی خاص مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ قیاس آرائیاں آسمان چھو رہی تھیں۔ سفیر نے اخبار پڑھ کر کہا، شہباز اب تیرے گرد خطرات کا گھیرا مزید تنگ ہو گیا ہے۔ اب تک تو صرف مرشد سے مقابلہ تھا، مگر اب تمہیں 2 طرفہ خطرہ ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ خفیہ محکمے کے پاس تمہاری فائل نہیں ہوگی؟ جسے زخمی کر کے آئے ہو وہ سفارتی اہلکار ہے، یعنی یہ بہت بڑی واردات ہے۔ اتنی بڑی واردات کے بعد پورا محکمہ ہل کر رہ جائے گا، نتیجتاً محکمے والے تم تک پہنچنے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے مرشد مل جائے، میں یہی چاہتا ہوں۔ اچانک باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، ہم چونک اٹھے۔ سفیر دوڑ کر باہر گیا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ ابھی ہم صدر دروازے تک بھی نہ پہنچے تھے کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی اور میں نے خود کو پھرتی سے نیچے گرا لیا۔ تب مجھے احساس ہو کہ گولیاں اندر نہیں باہر چل رہی ہیں۔ سفیر دروازے تک پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یلغار، لگتا کسی پارٹی نے ہلہ بول دیا۔ باہر سے کئی قسم کے ہتھیاروں کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھمسان کا رن پڑ گیا ہو۔ میں سفیر کے پاس پہنچا، باہر سفیر کے خاص بندے پہرے پر تھے، لگتا تھا مقابلہ انہی سے ہو رہا ہے۔
वसीम ना जाने कब अंदर से आकर हमारे पास खड़ा हो गया। उसने लाइट मशीन गन उठा रखी थी। मैं बाहर जा रहा हूँ। उसने कहा, इतनी जल्दी बाहर जाना ठीक नहीं है, पहले मामले को समझने दो, यही मुस्तैद रहो, इसे रख लें। उसने एक रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे पास असलहा है। ये कौन लोग हो सकते हैं? वसीम ने सफीर से पूछा। मैं भी पता करता हूँ। सफीर अपनी जगह से उठा ही था कि एक शख्स दौड़ता हुआ कमरे में आया। हमने उन्हें मार भगाया। वो तादाद में 4 थे, सफेद शराट में आए थे। 2 जख्मी हुए और एक जहन्नुम वासल। जाते वक्त वो लाश को भी साथ ले गए। आओ कमरे में चलकर बैठते हैं। सफीर मुड़ा तो मैं भी उसके पीछे पीछे बेडरूम में आ गया। अभी मैंने उस ऑफिसर टेक लगाई ही थी कि फोन की घंटी बजी। सफीर ने रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब की बातें वो चुपचाप सुनता रहा। फिर रिसीवर रखकर मुड़ा तो उसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए थे। क्या हुआ, तो खास खबर? फोन करने वाला शायद मुर्शिद था। उसने धमकी दी है कि वो इस तबाही का इंतकाम हमसे लेगा। उसका फोन यहाँ आना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। लगता है कि दुश्मन की नजरों में बंगला आ चुका है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, इस बंगले में हम हैं, इसका पता लगाना कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। याद नहीं कि एक बंदा आपकी रैकी करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया था? वसीम ने बोला, इसके लिए हमें सोचना होगा। सोचेंगे क्या, इस जगह को छोड़ देते हैं? कहिए तो कोई और जगह देख लेते हैं। हमें फौरन बंगले से दूर हो जाना चाहिए। यूं भी फायरिंग हुई है, पुलिस पहुंचती होगी, फिर रहेंगे कहाँ? सफीर ने कहा, ऐसा करते हैं, फिर से होटलों का रुख करते हैं। ये मत भूलो कि पूरे शहर की पुलिस हमारी बू सूंघती फिर रही होगी। सफीर ने कहा, कोई नई बात करो, ये पुलिस वाले तो हमेशा से हमारे पीछे रहे हैं। ये भी ठीक कहा, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। हम अलग अलग रहेंगे तो दुश्मन फिर किसी एक को अगवा कर लेगा, जैसे अब्दुल्ला को किया था। सफीर बोला, एक काम करते हैं, मेरे और अब्दुल्ला के हाथ में जो घड़ी देख रहे हो, ये मामूली घड़ी नहीं है, वायरलेस है। इससे हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। वसीम ने कहा, ठहरेंगे किसी होटल में ही, वो भी सिर्फ आज की रात, इसलिए कि सुबह तक मुर्शिद की खबर मिल जाएगी और तब तक हमें दुश्मनों से बचकर रहना है। अब्दुल्ला ने अपना ख्याल पेश किया। तो क्या मेरे लिए तीसरी घड़ी का इंतजाम करोगे? मैंने पूछा। नहीं, मेरा ख्याल है आप मेरी घड़ी ले जाएं, आगे आगे हम रहेंगे। जिस होटल में ठहरेंगे उसी होटल में आप भी आ जाना, मगर अजनबियों की तरह अलग अलग कमरे में ठहरेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो घड़ी के जरिए राब्ता कर लेंगे। वसीम बोला, तो फिर उठ जाओ, हम अभी ये जगह छोड़ देते हैं। ये कहते हुए मैं खड़ा हो गया। हम सब बड़ी आसानी से उस इमारत से बाहर आ गए। बाहर ऐसे कोई आसार ना थे जिससे पता चलता कि अंदर गोलियां चली हैं। सड़क पर पहुंचते हमें टैक्सी मिल गई और हम उसमें सवार होकर चल पड़े।